राजकीय पीजी कॉलेज धौलपुर में छात्र संघ चुनाव की मतगणना आज पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। धौलपुर पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के सोनू कंसाना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय रोहतांग सिंह को 112 मतों से हराया। एनएसयूआई के सोनू कंसाना को 532 मत और निर्दलीय प्रत्याशी रोहतांग सिंह खुशबा को 420 और सूरज कंसाना को 387 मत प्राप्त हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अमरीश ने एबीवीपी के सौरभ देव को 123 मतों से हराया। महासचिव पद पर एबीवीपी के नवीन दुबे ने एनएसयूआई के रघुनाथ को 341 मतों से हराया और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के आयुष शर्मा ने एबीवीपी के करण सिंह को 219 मतों से हराया। राजकीय विधि कॉलेज में एबीवीपी, राजकीय कन्या कॉलेज में एनएसयूआई, राजकीय कॉलेज सेपो में एबीवीपी, राजकीय संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय सनमुत्रा में निर्दलीय प्रत्याशी, राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। राजकीय कॉलेज राजाखेड़ा में एबीवीपी, राजकीय कॉलेज बसेड़ी में एनएसयूआई, राजकीय कॉलेज बाड़ी में एबीवीपी, राजकीय कॉलेज सरमुत्रा में एनएसयूआई ने जीत दर्ज की। जिले के कुल 10 कॉलेजों में संपन्न हुए चुनावों में से 4 में एनएसयूआई और 5 पर एबीवीपी और 1 पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। मेरा नाम सोनू है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया हूं पीजी कॉलेज धौलपुर से। मैं कॉलेज में किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसका समाधान करवाऊंगा, कैंटीन की व्यवस्था करवाऊंगा, खेलकूद के लिए जो भी ग्राउंड है उसकी साफ सफाई करवाऊंगा और किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान करवाऊंगा। छात्र संघ चुनाव 2022 के परिणाम आज घोषित किए गए हैं। उसमें अध्यक्ष पद पर श्री सोनू और 112 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री अमरीश जी 123 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए हैं। महासचिव पद के लिए श्री नवीन दुबे 341 मतों के अंतर से विजयी हुए हैं और संयुक्त सचिव पद पर श्री आयुष शर्मा 219 मतों के अंतर से विजयी हुए हैं। उन सभी को आज प्रमाण पत्र विजयी घोषित होने के दे दिए गए हैं तथा सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको उनके पदों के अनुरूप शपथ ग्रहण करा दी गई है। मैं उन सभी जीते हुए प्रत्याशियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा जो प्रत्याशी किसी भी कारण से पीछे रह गए उनके साथ भी जो उनके मत हैं उनके मतों के अनुरूप और सभी छात्रों की सेवा कर इसमें भेदभाव को त्याग कर इस महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी मिलजुल कर काम करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने सभी को आशीर्वाद दिया है और उनके साथ मिलजुल कर इस कॉलेज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहेंगे। शर्मा, मैं कन्या महाविद्यालय से अध्यक्ष पद पर जीती हूँ और मैं अपने कन्या कॉलेज के लिए मैं पहले कैंटीन की व्यवस्था करूँगी जिससे लड़कियों के लिए खाने की व्यवस्था हो, फिर मैं बस की व्यवस्था करूँगी। मैं कॉलेज के लिए विकास करना चाहती हूँ। कॉलेज में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी हो, मैं उसके लिए सदा तत्पर रहती हूँ। नमस्ते। के लिए कोई भी दिक्कत होती है मैं उन लड़कियों के लिए समाधान करूँगी। हर बात के लिए उनके लिए तत्पर रहूँगी। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह आईटीआई में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें आईटीआई डिप्लोमा जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह आईटीआई में। विशेषताएं, सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद आईटीआई करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने लगातार तीसरी बार परचम लहराते हुए बाड़ी पीजी कॉलेज में सभी पदों पर कब्जा किया है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद का पैनल विजयी रहा है। अध्यक्ष पद पर विद्यार्थी परिषद के पुष्पेंद्र गुर्जर विजयी हुए हैं जिन्होंने एनएसयूआई के आर्यन राय को 72 मतों से हराया है। परिषद के पुष्पेंद्र गुर्जर को 315 वोट मिले हैं, वहीं आर्यन राय को 243 मतों से संतोष करना पड़ा है। उपाध्यक्ष पद पर परिषद की मौसना पठान ने एनएसयूआई के संदीप मीणा को 76 मतों से पराजित किया है। मौसमी
खटान ने 305 मत और संदीप मीणा को 229 मत मिले हैं। वहीं महासचिव पद पर विद्यार्थी परिषद के कुलभूषण ने एनएसयूआई की मोना बानो को 46 मतों से पराजित किया है। कुलभूषण को 291 मत और मोना बानो को 245 मत मिले हैं। वहीं संयुक्त सचिव पद पर परिषद की दीप्ति वर्मा ने एनएसयूआई के रोहित कुमार को 43 मतों से मात दी है। दीप्ति वर्मा को 286 मत और रोहित कुमार को 243 मत मिले हैं। लगातार तीसरी बार परिषद का कब्जा पीजी कॉलेज में 2018 में ऋषिकेश गुर्जर विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने थे। वहीं 2019 में परिषद की काजल परमार ने परचम लहराया था। इसके बाद 2020 और 21 में कोरोना के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। 2022 में एक बार फिर विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष सहित सभी पदों पर कब्जा हुआ है। पुलिस ने जुलूस नहीं निकालने दिए, न होने दी भीड़भाड़। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने काउंटिंग के दौरान दोनों संगठनों के समर्थकों और पदाधिकारियों को मतगणना स्थल से दूर रखा और न ही भीड़भाड़ होने दी। वहीं काउंटिंग के 3 घंटे बाद जैसे ही चुनाव परिणाम की घोषणा हुई तो चारों विजेता प्रत्याशियों को उनके घर तक पुलिस जीप से पहुंचाया गया। इस दौरान जुलूस पर भी प्रतिबंध रहा। के लिए कोई संदेश देना चाहती हो कॉलेज की? हाँ, मैं लड़कियों के लिए सुरक्षा करवाऊंगी, बस स्टैंड की व्यवस्था करवाऊंगी और मैं सभी लड़कियों की सुरक्षा करूंगी और कॉलेज में जो भी कमी होगी उसको पूरी करूंगी। और मैं 3 साल से आज तक सेवा करती आऊंगी और अब भी सेवा करूंगी। मेरा बस यही कर्तव्य है और मेरे सभी भाई बहनों ने मुझे जिताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या आपका क्या मेरा तो यही उद्देश्य है। सबसे पहले मैं अपनी एबीपी टीम या संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा, इस पद की गरिमा के लिए अपना प्रत्याशी चुना। हमारा संगठन शुरू से ही काम करता रहा है, लेकिन कॉलेज की जिम्मेदारियों को बारे में कुछ पता है। कॉलेज में हमारे में ना तो लैब है, ना ही कोई बस स्टैंड की व्यवस्था है, ना ही कोई पूरा टीचर स्टाफ है। ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे रेगुलर स्टूडेंट क्लास आए, उनको क्लास मिल सके। कितने वोटों से जीत हुई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होगा। मैं 72 मतों से विजयी हुआ हूँ, 315 वोट। सब जगह से हो गया, यहाँ का सबसे लेट हुआ है, जबकि 566 वोट पड़े थे। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? कोई परेशानी आई? नहीं, हमने कोई टाइम गैप तो लिया नहीं बीच में। काउंटिंग कंटिन्यू चल रही थी। बीच में एक आध कोई उसको रीकाउंट किया, कैलकुलेट किया, कंफ्यूजन था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। अभी कंटिन्यू चल रही थी और बड़ा पीसफुल काउंटिंग हुई, पीसफुल वोटिंग हुई कॉलेज में। राजाखेड़ा पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष सहित अन्य सभी पदों पर एबीवीपी ने लहराया जीत का परचम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव की शनिवार को मतगणना संपन्न हुई। मतगणना स्थल पर सीओ मनिया दीपक कुमार खंडेलवाल और राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह के साथ भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मतगणना के बाद आए परिणामों में छात्र संघ अध्यक्ष सहित अन्य सभी पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। चुनाव परिणाम में एबीवीपी के प्रत्याशी सुखवीर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के सोनू ठाकुर और निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल सिंह को हराते हुए 28 मतों से जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की सपना ठाकुर ने एनएसयूआई के संतोष कुमार को 22 मतों से शिकस्त दी। इसी के साथ महासचिव पद पर एबीवीपी के सोमेश ने एनएसयूआई के मनीष कुमार को 46 वोटों से हराया। वहीं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की प्रियंका ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनएसयूआई की पूजा ठाकुर और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल को 40 वोटों से शिकस्त दी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों को कॉलेज प्राचार्य के श्रीवास्तव द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। इस दौरान अध्यक्ष पद पर विजयी उम्मीदवार सुखवीर सिंह कॉलेज परिसर में उपस्थित नहीं रहे, जिससे उन्हें शपथ ग्रहण नहीं कराई जा सकी। शपथ ग्रहण के बाद सभी विजयी उम्मीदवारों को राजाखेड़ा थाना अधिकारी एवं अन्य पुलिस जाब्ते के साथ पुलिस वाहन द्वारा उन्हें उनके घर छोड़ा गया। आपने जीत हासिल की, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं जो चाहती थी ना, मेरे जो विद्यार्थी परिषद है उन्होंने मेरा साथ दिया है और जिस उम्मीद पर उन्होंने मुझे चुना है, मैं उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा से बोल रहा हूँ। कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर के श्रीवास्तव। और आज जो बहुत ही शांतिपूर्वक मतगणना हुआ है, जिसमें हमारे जितने मतगणना दल के साथी थे वो सभी बड़ी प्रॉम्प्ट वर्क किया है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस जाब्ता टीम हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आई है। और इसमें जो जीत हुई है उसमें एक अध्यक्ष पद में सुखवीर सिंह का नाम आया है, जिसे जो 28 मतों से परास्त किया है सोनू ठाकुर को, और प्राप्त मत इनको मिला है 213। दूसरा है उपाध्यक्ष सपना ठाकुर,
जिसमें 221 मत मिला है और 22 मतों के अंतर से परास्त किया है। और महासचिव में सोमेश, जिनको 233 मत मिला है और 46 मतों से परास्त किया है। और संयुक्त सचिव में प्रियंका, जिसको 212 मत मिले हैं और 40 मतों के अंतर से परास्त किया है। ये हमारे 4 पदों के लिए हुआ था यहाँ पर चुनाव, जिसका अंतिम परिणाम आपके सामने बता दिया। शपथ ग्रहण समारोह हो गया सर? हाँ, शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। किस किसने शपथ लिए सर? और उसमें अध्यक्ष के सुखबीर सिंह उपस्थित नहीं हुए, तो ये एक रूल्स है कि जो अगर नहीं उपस्थित होता है और जब तक शपथ ग्रहण नहीं लेगा तब तक उसको प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो ये कल से निर्णय लिया जाएगा कि वो शपथ कब लेंगे, क्या लेंगे और उनके साथ क्या निर्णय होगा। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान एसआरएस कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनावों में संपूर्ण जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना परचम लहराया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि जिले के सबसे बड़े राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में अध्यक्ष पद पर सोनू गुर्जर 112 मतों से, उपाध्यक्ष पद पर अमरीश बघेल 123 मतों से, वायुष शर्मा 219 मतों से विजयी हुए हैं। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय बछेड़ी से अध्यक्ष पद पर रोहित शर्मा 39 मतों से, उपाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु सिंह 91 मतों से, संयुक्त सचिव पद पर अदिति कुमारी 26 मतों से विजयी हुए हैं। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय सरमुत्रा से सोनिया मीणा 1 वोट से, उपाध्यक्ष अकरम खान 12 मतों से व संयुक्त सचिव पद सपना निर्विरोध हुए हैं। कमला महाविद्यालय में अजय शुक्रवार अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं। राजकीय विधि महाविद्यालय से महासचिव पद पर भूपेंद्र कौशल विजयी हुए हैं। इसी प्रकार राजकीय कन्या महाविद्यालय से एनएसयूआई ने क्लीन स्वीप किया है। वहाँ अध्यक्ष पद पर शिवानी शर्मा 104 मतों से, उपाध्यक्ष पद पर अंबिका कुशवाहा 74 मतों से, महासचिव पद पर भावना कुमारी निर्विरोध और सचिव पद पर दयासेन 74 मतों से विजयी हुए हैं। संपूर्ण जिले में एनएसयूआई की शानदार जीत पर समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बराई गांव के पास शनिवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूटने से ट्रॉली पर सवार एक युवक की गिरने से मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए सबको लेकर घर रवाना हो गए। हादसे में घायल हुए युवक नेपाल सिंह पुत्र छत्र सिंह निवासी
तिलोआ थाना नादनपुर ने बताया कि वह और गांव का ही एक युवक रघुवीर बसेड़ी जा रहे थे फसल के लिए कीटनाशक दवाई और दूसरा सामान लेने के लिए। दोनों युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घर से निकले थे। घायल ने बताया कि अचानक बराई गांव के पास ट्रॉली का हुक टूट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। मौके से गुजर रहे लोगों की मदद से दोनों घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल लाया गया। ट्रॉली के नीचे आने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए युवक रघुवीर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में घायल के मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन बिना सबका पोस्टमार्टम कराए उसे अपने साथ घर ले गए। वहीं हादसे में घायल हुए दूसरे युवक नेपाल सिंह का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। कौन से गांव के रहने वाले? तुम्हारा आज क्या घटना हो गई? आज ट्रॉली का? तुम्हारे साथ कौन बैठा था? कहाँ जा रहे थे आप? कौन सी जगह की घटना है ये? बुरई गाँव के आसपास? बरई का। एमपी रंगीलाल रावत सर, 108 पे कॉल आया कि बसेड़ी से रेफर है पेशेंट। एक ट्रैक्टर था जिसकी ट्रॉली का हुक टूट गया और हम गंभीर हालात में 2 पेशेंटों को लेके आए थे, जिसमें से एक पेशेंट डेड हो गया, एक की हालत अभी गंभीर है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नीतीश कुमारी निर्वाचित हुई हैं। छात्र संघ चुनाव की मतगणना के उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल निर्वाचित घोषित हुआ है। मतों की गणना के बाद अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमारी ने 87 मतों के अंतर से अपनी निकटतम प्रत्याशी एनएसयूआई की संजना परमार को 87 मतों के अंतर से पराजित किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया, नीतीश कुमारी को 287 व संजना परमार को 140 मत एवं मोनू को 43 मत प्राप्त हुए हैं। 19 मत पत्र अवैध घोषित किए गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर गौरव कुमार 51 मतों के अंतर से विजयी रहे हैं। गौरव कुमार ने अपने निकटतम प्रत्याशी शिवानी को 51 मतों के अंतर से पराजित किया है। गौरव कुमार को 168 मत, शिवानी को 117 मत, वासु एवं संगीता परमार को 95 मत प्राप्त हुए हैं व 49 मत अवैध घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार महासचिव पद पर तुलसीदास ने जीत हासिल की है। तुलसीदास ने अपने निकटतम प्रत्याशी सनी मंडेलिया को 20 मतों से पराजित किया है। तुलसीदास को 164, सनी मंडेलिया को 144 मत, अरुण कुमार को 82 मत प्राप्त हुए हैं। साथ ही 39 मत अवैध घोषित किए गए। संयुक्त सचिव पद पर दारा सिंह निर्वाचित हुए हैं। दारा सिंह ने अपने निकटवर्ती प्रत्याशी प्रियंका कुमारी को 88 मतों के अंतर से पराजित किया गया है। दारा सिंह को 227 मत, प्रियंका कुमारी को 139 मत प्राप्त हुए एवं 63 मत अवैध घोषित किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने विजेता पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। साथ ही निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया गया। सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद करता हूँ और मेरे से कोई होगा मेरे लिए कार्य संगठन मान जाने से सभी छात्र छात्राओं को कार्य करने के लिए तैयार रहूँगा। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपो रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं
9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के निजी मरीज होम में महान गायक मुकेश की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर सुरौ के राही ग्रुप द्वारा मथुरा पैलेस में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करने के बाद हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरौ के राही ग्रुप के लोगों ने अपनी अपनी संगीत में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा गर्ग ने किया। शबीर साहब ने बताया कि मुकेश को मैंने अपना आइडियल माना है और उनके गाने सुनने के बाद ही मुझमें संगीत की कला जगी। मुकेश मेरे गुरु हैं। डॉक्टर निर्मा ने मुकेश के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा गाए गए गानों व अवार्ड के बारे में भी लोगों को बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी संगीतकारों ने मुकेश जी के चित्र पर सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम को विराम दिया। कार्यक्रम के दौरान हरिओम बंसल, अंकुर गर्ग, मनोज मोदी, अरविंद शराब, राजीव मंगल, राजकुमार गोयल, प्रफुल्ल, योगेश मोदी, मोहर सिंह, रश्मि, सत्यम, अनिल, दीक्षा मंगल, माधवी बंसल, सुमन बंसल, डॉक्टर बिमलेश, सोनम बंसल, राजीव बंसल, मनीषा मोदी, प्रमोद मित्तल, राधा गर्ग सहित अन्य ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ की चपेट में आए दर्जनों गांव में लोगों को काफ़ी नुकसान हुए हैं। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। शनिवार को पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव धनावली सहित मुतावली, करुआ, गंगोली का पुरा, रजई खुर्द, खरेरपुरा, गुड़ावली आदि करीब आधा दर्जन गाँव का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित लोगों के बीच पहुँचकर गाँव स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना बारिश के चंबल नदी के पानी से आई बाढ़ ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसानों के खेतों में पसीने की कमाई से उगाई गई फसल चौपट होने से अनाज तथा चारे का संकट गहरा गया है। वहीं चारों ओर पानी का भराव होने से बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। गांव में पूर्व विधायक को मिली चिकित्सा टीम की तत्परता को देख उन्होंने सराहना की। इस दरमियान उन्होंने कहा कि समय रहते स्थिति को कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से शीघ्र कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। उन्होंने चिकित्सा टीम से कहा कि वह पूरे मनोयोग से घर घर लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएं। यदि किसी भी तरह की खामी होती है तो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मिलकर कर्मचारियों की टीम को बढ़ाया जाएगा। यदि दवा की कमी आएगी तो उसके बारे में भी अधिकारियों से बात कर पर्याप्त दवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बाढ़ के दौरान किसानों की फसल में हुए नुकसान को लेकर कहा कि किसानों के लिए फसल में एक दाना भी नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में सरकार से किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। क्षेत्र का अंतिम गांव है धनावली। यहाँ के वर्तमान सरपंच भी हैं यहाँ, और यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ नुकसान की अगर बात करते हैं तो 1 किलो भी यहाँ फसल पैदा अब नहीं होगी। बहुत ख़राब स्थिति और ऑलमोस्ट इस पूरी पंचायत के यही हाल हैं, चाहे धनावली हो, चाहे मुतावली हो, चाहे बरपरा हो, चाहे करुआ हो, चाहे ये गंगोली के पुरे हों, सारी स्थिति बड़ी भयावह है। और ये मलेरिया वाले लोग आए हुए हैं और ये तत्परता काफ़ी दिखाई है विभाग ने, और मैं समझ रहा हूँ कि इतनी जल्दी शायद ही किसी और जगह पहुँचे होंगे। और ये बड़े मन से आए हैं ये लोग, और मैंने भी इनसे कहा है कि भाई किसी तरह से बीमारी नहीं फैले और आप यहाँ छिड़काव करें, और मात्रा अगर कम है और भी स्टाफ चाहिए है तो हमें पीएमओ और सीएमओ साहब जिसके भी आप अंडर में आते हैं सबसे बात करके स्टाफ और भिजवा देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बाढ़ आई है और जिस तरह से नुकसान हुए हैं, भयावह स्थिति हो सकती है। इस पर समय रहते अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर बीमारी ये बड़ा रूप ले सकती है। तो तत्परता ये लोग काफ़ी दिखा रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि ये छिड़काव करके इस समस्या का समाधान करेंगे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है।
एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परशुराम कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रांगण केंद्र पर दादी प्रकाशमणि की 15वीं स्मृति दिवस को विश्व बंधु तत्व दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बाड़ी सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी BK अंबिका बहन ने दादी जी की विशेषताओं के बारे में बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि दादी जी की एक बल एक भरोसे में अटल थी। दादी जी कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी रहीं। BK अंबिका बहन ने कहा कि हमारी प्यारी दादी जी मान अपमान निंदा स्तुति में हमेशा समान रहीं। इस अवसर पर दादी के संस्मरण सुनाते हुए BK अंबिका बहन ने कहा, दादी जी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती थीं, सदैव खुश और संतुष्ट होकर रहती थी, उनसे कोई भी नाराज नहीं होता था। अपने सदैव नियमित और निर्माण बनकर निर्मल बाड़ी से सबको अपना बना लेती थीं। BK रेणु बहन ने बताया कि दादी जी गंभीरता और निर्मलता के गुण से परिपूर्ण थी। जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपने माँ लगने लगीं, ऐसे दादी जी को सब मुन्नी माँ कहते थे। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता की खान थी। इस अवसर पर BK प्रति बहन ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि दादी जी हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली थीं। भारती बहन और निकिता बहन ने दादी जी के गीत प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि दी। BK अंबिका बहन, BK रेणु बहन, BK प्रियंका बहन, BK प्रीति बहन, BK राखी बहन, BK सुलेखा बहन ने दादी को पुष्पांजलि अर्पित की। जिम्मेदारी निभाते हुए भी कैसी रही, एकदम हल्की फरिश्ते जैसी लगती थी, हमेशा स्माइल देती रहती थी। तो एक बार तो उन्होंने, एक बहन आई थी लंदन से आई थी, तो उन्होंने कहा, दादी आप इतने स्माइल में रहते हो, आपका राज क्या है? तो दादी कहती थी, आप इतना सारा मतलब उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालते हो, इतना बड़ा यज्ञ संभालते हो, आप इतना हल्का कैसे रहते हो? तो दादी जी ने कहा कि मेरा यज्ञ थोड़ा, ये बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो जो मेरी खुशी का राज है, स्माइल है, वो आप भी ले लो। तो ये जो इस खुशी दी है मुझे, जो स्माइल है मेरी, वो किसने दी है? वो बाबा ने दी है, परमात्मा ने दी। आप भी परमात्मा को याद करो। तो दादी हमेशा कोई भी कार्य करती, सब कुछ करती थी, तो हमेशा यही कहती थी कि बाबा करा रहा है। तो देखो बाबा के सामने जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो दादी को ही निमित्त बनाया। तो बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो दादी के हाथ में हाथ दे करके शरीर छोड़ा, और दादी को इतनी शक्ति बढ़ी, दादी की आंखों से एक भी आंसू नहीं। दादी इतनी सशक्त हो गई, दादी इतनी सशक्त हो गई कि दादी की आंखों, और दादी ने सब जगह फ़ोन भी किया कि ऐसे ऐसे बाबा चले गए। तो लेकिन दादी को इतनी पावर आ गई कि बाबा को जाने का, जैसे नहीं कि रोई हो, दुखी हुई हो, कमज़ोर हुई हो, कि दादी जब बाबा ने शरीर छोड़ा था तो दादी 45 ईयर्स की थी, 45 साल की थी, और दादी के ऊपर सारे यज्ञ का कारोबार आ गया। लेकिन दादी विचलित नहीं हुई, दादी ने बड़े प्यार से यज्ञ को संभाला और सभी को बहुत प्यार दिया, रेस्पेक्ट दिया। जैसे अपन कहते हैं ना, छोटों को प्यार, बड़ों को रेस्पेक्ट, लेकिन दादी कहती थी बड़ों को भी रेस्पेक्ट दो और छोटों को भी रेस्पेक्ट, सम्मान दो और सम्मान लो। तो दादी इस तरह से रहीं, सबको सम्मान दिया, छोटे बड़े सबको सम्मान दिया। तो एक बार की बात है जो कल दीदी ने सुनाई थी वहाँ, तो मैं भी आपको सुना देती हूँ। तो एक बार यज्ञ में गुजरात की माताएं आई थी बाबा से मिलने के लिए, तो उनका जो रास्ते का जो खाना था वो बचा था। तो हमारे जो यज्ञ में जो काम होते थे, कारपेंट्री का काम यानी लकड़ी का, फर्नीचर का काम होता था। तो पहले के नियम था कि जो भाई बहनें वैसा काम करते थे तो रंगीन ड्रेस पहन के कर लेते थे। तो उस समय वो रंगीन ड्रेस पहने हुए थे, तो माताओं ने सोचा ये नौकर हैं, तो उनको खाना दे दिया। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फिर दादी से कहा, दादी वो माताएं आई थी, उन्होंने अपने रास्ते का बचा हुआ खाना हमें दिया। तो दादी को बड़ा अजीब लगा के, देखो मेरे भाइयों को आज से मैं ये कहती हूँ कि यज्ञ में चाहे कैसा भी कार्य हो, लेकिन सभी भाई बहनें सफ़ेद कपड़े पहने। तो तभी से नियम चला कि सफ़ेद कपड़े सबको दिए जाएं, मतलब चाहे कैसा भी उनकी सेवा है तो बाबा के बच्चे। तो इस तरह से दादी सबको सम्मान देती थी, किसी को दिल को बिल्कुल ठेस ना पहुँचे, दादी ऐसा कार्य करती थी। जब दादी क्लास में आते थे तो झूमते झामते आते थे, बड़ी लाइन लगा, तालियां बजती थी, पूरा हॉल ऐसे लगता था जैसे कमल का फूल खिल गया। तो दादी इस तरह से सबको खुश करती थी और माताओं को तो बहुत प्यार करती, माताओं की क्लास कराती थी।
धौलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह आईपीएस एवं अति पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा द्वारा लूट के अपराधियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने व माल को बरामद करने आदेश फरमाए, जिस पर मामला गंभीर होने के कारण दिनांक 26/8/2022 को विजय कुमार सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर ग्रामीण सैंपो के निकटतम सुपरविजन में हेमराज शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण हाजा में नामजद आरोपी राधे उर्फ राधेश्याम पुत्र बाबूराम उम्र 33 साल जाति गुर्जर निवासी फूसपुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को जरारी मोड़ ITI के पास से गिरफ्तार किया जाकर मुलजिमान के कब्जे से वक्त घटना वारदात में प्रयुक्त की गई एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर नंबरी RJ11 SL 7401 को एवं मुलजिम की इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम पर परिवादी से छुड़ाई गई मोटरसाइकिल नंबरी RJ11 SL 7602 को जब्त किया जा चुका है। प्रकरण हाजा में शेष माल मुलजिमान की तलाश बाद तकीमल तफ्तीश जारी है। धौलपुर जिले के IPS धर्मेंद्र सिंह पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशानुसार बच्चन सिंह RPS अति पुलिस अधीक्षक धौलपुर प्रविंदर महिला RPS वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह उप निरीक्षक के नेतृत्व में कांस्टेबल श्रीपाल की सूचना पर आज दिनांक 27/8/2022 को फूटपुरा मोड़ सरानीखेड़ा रोड से कई IPC धाराओं में थाना सदर धौलपुर में सरानीखेड़ा में झगड़ा कर हाथ पैर तोड़ देने के बहुचर्चित मामले में वांछित मुलजिम 500 रुपये का इनामी बदमाश सोनू पुत्र सौदान सिंह जाति जाट उम्र 26 साल निवासी सदर थाना धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल मिली। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के डांग क्षेत्र में स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर वार्षिक जात का आयोजन 29 अगस्त को होने जा रहा है, जिसको लेकर मेले की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अभी से लोग बाबू महाराज के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज शनिवार के दिन निजामपुर गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर बाबू महाराज के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के रास्ते में बाबू महाराज मंदिर से पहले रहे गाँव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से माँ बेटी सहित एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष और बच्चे घायल व चोटिल हो गए। घटना को देख मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों के साथ मंदिर दर्शनों को जा रहे स्थानीय राहगीरों की मौके पर भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे बाड़ी सर्किल CO मनीष कुमार शर्मा ने तत्काल घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने एक 15 वर्षीय बालिका और 45 वर्षीय उसकी मां समेत एक 5 वर्ष के मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद सभी घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वहीं घटना की मौत की शिकार हुई मां बेटी के शव को चिकित्सालय के शवगृह में पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन 5 वर्ष के बच्चे को परिजन बिना पोस्टमार्टम कार्रवाई के ले गए, उसका दाह संस्कार कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी जय सिंह गुर्जर के परिवारजन कावड़ लेकर बाबू महाराज मंदिर पर जा रहे थे, जिसको लेकर परिवार के लोगों में उत्साह उमंग थी और गांव निजामपुर से सभी परिवारजन बाबू महाराज मंदिर पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। तभी बाबू महाराज मंदिर से पहले गांव के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से बचाने के चलते ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से सड़क हादसे में नीचे दबने से 45 वर्षीय गुड्डी पत्नी जयसिंह गुर्जर, 15 वर्षीय रशीमा पुत्री जयसिंह गुर्जर के साथ 5 वर्षीय मासूम बालक मोहित पुत्र शैलेन सिंह गुर्जर की मौत हो गई। वहीं हादसे में 18 वर्षीय पुत्री निहाल सिंह व 18 वर्षीय भीमसेन पुत्र बनवारी निवासी गढ़गांव निजामपुर के साथ 45 वर्षीय लीला पत्नी ओम प्रकाश निवासी गाँव पोपनगर व 55 वर्षीय भगवती पत्नी मोहन निवासी गाँव मौरौली को घायल अवस्था में बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है तथा 10 वर्षीय सुक्कू पुत्री शैलेंद्र के साथ 2 वर्षीय मासूम प्रिया को भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और सभी घायल गुर्जर जाति के हैं। ये जो घटना हुई है इसको लेकर आज बाबू महाराज मंदिर से कुछ पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक महिला, एक बच्ची और एक छोटे बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई है। जो ट्रॉली चला रहा था उसकी लापरवाही से ये पलट गया है और उसमें दबने से इनकी मौत हो गई है। ये निजामपुर के रहने वाले हैं। महिला का नाम है गुड्डी वाइफ ऑफ जय सिंह और बच्ची का नाम है रसीमा जो इसी की बेटी है और एक छोटे बच्चे मोहित पुत्र शैलेंद्र 5 वर्ष का भी निधन हो गया है। पोस्टमार्टम करा दिया सर? हाँ, इनका माँ बेटियों का तो पोस्टमार्टम हो गया है, गुड्डी का और रसीमा का, लेकिन ये जो मोहित है बच्चा, इसको घायल होने पर इलाज के लिए बड़ी अस्पताल लाया गया था,
जहाँ से परिजन इसको यहाँ अस्पताल में मृत घोषित होने पर अपने घर ले गए हैं और इसका दाह संस्कार कर दिया। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के रूप में 20 वर्ष होने पर प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी रहे। मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा, विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी संगठन पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा एवं कार्यक्रम संयोजक रामगोपाल शर्मा, जिला संयोजक शैक्षिक प्रकोष्ठ मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वल एवं माल्यार्पण कर किया गया। सामूहिक वंदे मातरम जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के प्रबुद्धजन गोष्ठी की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में 20 साल पूरे कर लिए हैं। 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इस तरह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने लगभग 7278 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और साहसी फैसले किए जिनका फायदा सीधा जनमानस को मिला। उनकी छवि एक मजबूत नेता की रही है जिससे विपक्ष या विरोधियों को दबाव में आए बगैर ऐसे फैसले लिए जिनसे विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। हम कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों को भी जिताकर प्रदेश में बनने वाली सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे। मुख्य वक्ता सांसद महंत बालकनाथ योगी ने प्रबुद्धजन गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि श्री नरेंद्र मोदी एकमात्र भारत के नेता हैं जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के मुखिया के रूप में 20 साल पूरे किए हैं और दुनिया भर में भी यह एक दुर्लभ उपलब्धि है। सांसद सदस्य रहे बिना सीधे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी एक दुर्लभ उदाहरण है। चुनौतियों को सफलतापूर्वक कैसे दूर करना है एवं आपदा और विपक्ष को इस प्रकार के अवसर में तब्दील किया जाता है, यह प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से सीखा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण और मंथन से नए नए आइडियाज़ को ज़मीन पर कैसे उतारा जाता है, यह मोदी जी की एक विलक्षण प्रतिभा है। मोदी के 20 साल के कार्यकाल पर लिखी गई ड्रीम्स टू डिलीवरी पुस्तक का शीर्षक भी यही दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारत को एक भविष्यवादी दृष्टिकोण दिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का विचार दिया। उस समय देश में स्टार्टअप अवधारणा लगभग निराशाजनक थी। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे बीच में अलवर से लोकसभा के सांसद और गुरु मस्तनाथ पीठ के महंत श्रद्धेय बाबा बालकनाथ जी आज यहाँ पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो प्रेस के साथियों को संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो धौलपुर की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और एक पवित्र भूमि है, माता चंबल का प्रभाव क्षेत्र है, उसका आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को रहता है। आज यहाँ पर हम सब हमारी पार्टी के द्वारा चलाए गए देश भर के कार्यक्रम मोदी जी एट 20 के कार्यक्रम के यहाँ पर पूरे धौलपुर ज़िले के प्रबुद्ध जनों को के साथ वार्ता कर कर उनके साथ में चर्चा कर कर और माननीय प्रधानमंत्री जी के
जो 20 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के स्वरूप में और देश के प्रधानमंत्री के स्वरूप में। उन्होंने 20 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से पहले गुजरात प्रदेश का जिस प्रकार से विकास किया, जिस प्रकार से उत्थान किया और किस प्रकार से गुजरात के एक एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंची और गुजरात आज जिस प्रकार से किस एक खुशहाल प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वहाँ के प्रत्येक नागरिक को सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ मिलता है और पारदर्शित रूप से लाभ पहुँचता है और साथ साथ में औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास, हर स्वरूप से गुजरात का जो विकास और गुजरात का जो विकास का रोल मॉडल और स्वरूप पूरे देश ने देखा है और एक रोल मॉडल के रूप में गुजरात को आज पूरा देश जानता है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रधानमंत्री जी का प्रत्याशी घोषित किया और प्रत्याशी के बाद में ऐतिहासिक रूप से भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। और पहली बार देश की जनता ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ के बाद में जब लोकसभा में प्रवेश करते हैं तो वास्तविक रूप से कहते हुए तो हमें बहुत सुने थे लोग कि लोकतंत्र का मंदिर, लेकिन वास्तविक रूप से उस मंदिर को पूजने का काम और उस मंदिर के अर्थ को और उस मंदिर के भाव को और उस मंदिर की सेवा को जनता तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और देश ने देखा कि किस प्रकार से लोकसभा की चौखट को प्रणाम करते हुए वो लोकसभा में प्रवेश किए और उसी स्वच्छ मन से, उसी स्वच्छ विचार से और उसी भाव से, जो भाव भक्ति भाव उनके अंदर राष्ट्र के प्रति था, आज 8 वर्षों तक लगातार उन्होंने देश का समग्र विकास किया, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और योजनाओं का लाभ जन जन ने उठाया। किसान हो, व्यापारी हो, गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, हर धर्म के व्यक्तियों तक, कोई धर्म नहीं अपितु हर भारतवासी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा। हम सब उसी पर चर्चा करने और आगामी समय के अंदर हमने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आने वाले 25 वर्षों के अंदर भी हम सबको इसी तरह से पुरुषार्थ कर कर माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके नेतृत्व में चलकर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 ही उद्देश्य हैं: अपने शहीदों के सपने को पूरा करना, हमारे राष्ट्र के जो देवी देवताओं के जन्मभूमि है, देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है, उनके दिए हुए ज्ञान को पूरे संसार के जन जन तक पहुँचाना और देश के प्रत्येक नागरिक को आज समान रूप से उसके जीवन को सुखद अनुभव प्राप्ति कराना, उसको जीवन को उसके जीवन स्तर में बदलाव लाकर उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, हर व्यक्ति सुख से अपना जीवन व्यतीत अपने इस घर में, अपने इस भारत में करे। ये 3 उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। उन उद्देश्यों के साथ में हम सब यहाँ पर अपने धौलपुर की जनता को जोड़ने के भाव से और उनका उद्देश्य आज जन जन का उद्देश्य बने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया के लोकप्रिय देता है। अभी कल के ही एक अमेरिकन जो संगठन है, एक पत्रिका संगठन है, उनका सर्वे आया है जिसमें से 75% से अधिक अगर आज किसी की पॉपुलैरिटी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। तो जिस व्यक्ति की प्रशंसा और जिस व्यक्ति का पॉपुलैरिटी आज दुनिया भर में हो, तो वो व्यक्ति दुनिया का निर्णय और लोगों का निर्णय कभी गलत नहीं होता। जनता जब जो निर्णय करती है, चाहे वो भारत की हो चाहे दुनिया की हो, वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही भीतर तक देखकर अपना निर्णय करती है किसी व्यक्ति के बारे में। तो आज दुनिया ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता माना है, एक राष्ट्रभक्त माना है, एक सेवक माना है। तो निश्चित रूप से हम सबको अब उनके साथ जुड़कर 20 वर्षों तक उन्होंने पुरुषार्थ किया है, अपने
काम का परिचय पूरे देश को, दुनिया को दिया है। अनेकों कसौटियों से बाहर निकले हैं, उनसे निकलकर और आज देश के विकास को और देश की अखंडता को संजोकर आज देश को उनके साथ मिलकर हम सबको अपने देश को वैभवशाली बनाना है। तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व का और ऐसे हमारे राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता को जिन्होंने आज जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे कोरोना का समय हो, उनके एक आह्वान पर पूरे देश ने दीप प्रज्वलन करने का काम किया, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का काम किया। उनके एक आह्वान पर पूरे देश ने, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश ने थाली घंटी बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया, उनका हौसला बढ़ाया। और आपने अभी वर्तमान में जब आज़ादी के 75 वर्ष की वर्षगांठ हम सब मना रहे थे, तो आपने देखा होगा कि कितना सुंदर नज़ारा पूरे देश में था कि आपको कोई छत ऐसी नहीं दिखी होगी जिसके ऊपर तिरंगा नहीं लहराया गया हो, कोई आपको वाहन ऐसा नहीं दिखा होगा जिसके ऊपर तिरंगा नहीं लहरा रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के साथ आज पूरा देश जुटा है। ये हमारा बहुत सुंदर अवसर है भारतवासियों का। हम सबको इस अवसर को आज भारत की उन्नति में परिवर्तन करना है। इसी भाव से हम सब लोग यहाँ पर अपने इस धौलपुर के स्थान पर पहुँचे हैं। हमारे पार्टी के यहाँ के संगठन प्रभारी श्री जोहार बेडम जी भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे पूर्व यहाँ से जिला प्रमुख जी भी उपस्थित हैं और पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता और पूरे ज़िले भर के सभी प्रबुद्ध जन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था पार्टी की ओर से, और सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जी सर, हाँ मैन जी, 2023 की तैयारी माने अभी से? देखिए, ऐसा है कि आपको 2023 की या 2024 की तैयारी लगती होगी, लेकिन हमारी तैयारी है भारत माता को सोने की चिड़िया बनाना। हमारी तैयारी है अपनी भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाना। हमारी तैयारी है कि हमारा भारत जो है ये न केवल एक देश ही नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक परिवार के स्वरूप में देखने वाला देश है। पूरे विश्व को शांति, पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर और पूरे विश्व का नेतृत्व कर कर पूरे विश्व के सबके सम्मान के साथ में, सबके विकास के साथ में, सबको एक परिवार के स्वरूप में पूरे संसार को सुशोभित करना हमारा उद्देश्य ये है। हमारा उद्देश्य है हमारे शहीदों का सपना पूरा करना, जो कुर्बानियाँ उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लोगों के लिए दी थी, उस कुर्बानी को सार्थक करते हुए इस वर्तमान समय का उपयोग करते हुए हम सब अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। कल सर सीएम साहब का दौरा था, वो आरोप लगाने के राजस्थान में भाजपा को 25 सांसद मिले और स्टन केनाल योजना है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जबकि ये योजना पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसका खाका तैयार किया। आज इस पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगा दी गई। देखिए, आपको दोबारा से गहलोत जी से मिलना हो ना, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपके पास कोई और बात ही नहीं बची क्या? सिर्फ इसी बात का ढोल पीटते रहोगे आप? राजनीति करने का आपने एक माध्यम बना लिया जनता की सेवा का, जो ईस्टर्न कैनाल की जो भारत हमारे पूर्व की सरकार ने उस योजना को बनाया, उसको राजनीति करने का आपने माध्यम बना लिया। आपने किस रूप से आते ही उस योजना को ठंडे बस्ते पे डाला, और जब आपने बहुत सारा अध्ययन किया, आपके सभी अधिकारियों ने कहा कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, तब आपने उसको कंधे पे उठा लिया और केंद्र सरकार से कोई बातचीत किए बिना, आप उसको मुद्दा बनाए बिना, कभी आप एक फ़ोटो मुझे आप पत्रकार बंधुओं दिखा दो कि कभी भी माननीय गहलोत जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, क्योंकि वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और गहलोत केवल यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करके किसी एक संप्रदाय विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो राजस्थान की 7 करोड़ से अधिक जनता के मुख्यमंत्री हैं। किस प्रकार का भेदभाव आपने यहाँ पर राजस्थान में किया है, किस प्रकार का दंगा प्रदेश आज राजस्थान को बनाया है। जो पत्थर कभी जम्मू कश्मीर पे हमारी सेनाओं पर, हमारे देश विरोधी ताकतें चलवाती थी, आज राजस्थान में आपने अपनी जनता से, अपने लोगों पर चलवाने का काम किया है। इसका जवाब कौन देगा? तो उनसे पूछिएगा कि कभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी से इस उद्देश्य के बारे में, इस विषय के बारे में कभी मिले हैं आप? मैं तो कहता हूं कि जिस व्यक्ति को काम कराना होता है तो उसके भाव क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है, वो कैसे उस काम को करवाता है। और जिस व्यक्ति को जो काम नहीं कराना, वो आरोप प्रत्यारोप करता है, वो झूठे आरोप लगाता है, और किसी न किसी स्वरूप में मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, टोंट मारता है, जो इंग्लिश भाषा का शब्द है टोंट मारना। तो टोंट मारने का काम बंद करो, जनता के भले का काम करो, और जनता का भले की इतनी चिंता है तो
तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर मिलो। अगर कोई ऐसी बात है, कभी आप उनसे मिलते नहीं, क्योंकि डर है इनको डर है 10 जनपद का, क्योंकि जो मोदी जी को सबसे ज़्यादा गाली देगा, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा विरोध करेगा, वही इनका चहेता रहेगा। नहीं तो अब तक कभी तक इनकी कुर्सी चली जाती, इसलिए तो वहाँ नहीं जाते ये, इसलिए तो इस बात को बात नहीं करते। क्वेश्चन, योगी जी केंद्र में आपकी सरकार है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, रुक नहीं पा रही, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, कश्मीर के अंदर धारा 370 तोड़ने के साथ साथ देश को अखंड किया। और देखिए, तमाम, मैं तो देश के दुश्मन तो हमको दिखते ही हैं बाहर, लेकिन देश के अंदर जो सत्ता लोभी दुश्मन बैठे हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो लोग जिस प्रकार से करौली की हिंसा हुई, जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जितना हाथ देश के दुश्मनों का है उतना ही हाथ मैं मानता हूँ देश के अंदर बैठे भी गद्दारों का भी है। जो लोग ऐसे लोगों के साथ मिलकर देश में शांति की जो स्थापना हुई है, देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, और वो सत्ता से अपने आप को इस प्रकार से दूर मानने की कभी वो सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। वो लोग जानबूझकर और ऐसे कर्तव्यों के अंदर जुड़ते हैं और अपने ही लोगों को मरवाने का काम करते हैं। ये लोग समझें और देखें कि आज देश आज विकास के पथ पर है, हम सब लोग देश के लिए काम करें। जो कश्मीर में हो रहा है उसके लिए भारत की सरकार निरंतर उसको अंकुश लगाने और उन लोगों को, जो लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, उनको करारा जवाब देने के लिए तत्पर है और सक्षम है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति की स्थापना के साथ में कश्मीरी पंडितों का हक उनको मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आने वाले समय पर कश्मीर का चुनाव भी होना है, वहाँ पर परिसीमन भी कार्य चल रहा है, वहाँ पर वोटरों का भी अध्ययन चल रहा है, वोटर जोड़ने का अध्ययन भी चल रहा है। तो इससे ये भयभीत है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं ना, वो भयभीत है, क्योंकि उनका वोट बैंक छिनता हुआ जा रहा है। आज अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर एक भारत बनते हैं, लेकिन उन लोगों की सोच है कि खाली एक ही जाति धर्म के लोग रहें और वही लोग रहें और उनके ही लोग रहें, वही उनके लिए उनका कश्मीर है और वही उनके सबको समझना भी होगा। और ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है उसका सामना हम सब भारतवासी मिलकर करेंगे और हमारे कश्मीरी पंडितों का जो घर है उसको हम सुरक्षित कर कर और उनकी सेवा के लिए और उनके काम के लिए समर्पित करेंगे। ये तो स्पष्ट है ना, तो फिर आप यही तो बात है ना कि जहाँ कांग्रेस की शासन है वहीं दंगे क्यों हो रहे हैं, वहीं इनसे दंगा रोका नहीं जा रहा। दंगा रोकने के लिए कभी इंटरनेट बंद कर दिया, धारा जो 144 है वो तो इनकी रोटी, सुबह शाम की रोटी बन गई। मतलब जब मर्जी उसको लगा दो, जब मर्जी उसको हटा दो। कितने समय तक राजस्थान के इतिहास में आज़ादी के बाद में पहला ये समय होगा कि जहाँ धारा 144 इतने लंबे समय तक राजस्थान में लगाई जा रही है। तो ये लोगों का काम ही है, क्योंकि ये अब देख लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कांग्रेस का कहना है कि ये जो भी हमारे सरकार है, जिन प्रदेशों में है, वहाँ पर बीजेपी द्वारा ये, तो आप जो करौली की हिंसा हुई, जो जोधपुर की हिंसा हुई जहाँ पर एक शहीद की प्रतिमा को अपमानित किया गया, जो उदयपुर की हिंसा हुई, जो अलवर में एक दो जगह पर छोटी मोटी घटनाएं हुई, इन घटनाओं में आप आरोपियों को पकड़ के सामने लाओ। कौन आरोपी है? जो आरोपी है उनको तो आप वहाँ पर जो स्टार पार्टी देते हैं, उनके वहाँ तो आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनको तो आमंत्रित करते हैं। तो ये जो हो रहा है ये इनके कारण हो रहा है, क्योंकि ये लोग कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके चहेते इतने हैं वो लोग, उनके सारे इनकी कुर्सी बची हुई है, इसलिए ये लोग उनके मनमाने का काम करते हैं। आज राजस्थान जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, अवैध खनन किए जा रहे हैं, अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जे किए, सरकार की ज़मीनों को, जनता की ज़मीनों को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और थाने तहसीलों के माध्यम से जिस प्रकार से वसूली की जा रही है। आज राजस्थान में केवल एक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है, आज राजस्थान में जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं और जितने भी उसके समर्थित विधायक हैं, पहली बार इतिहास में देश में देखने को मिला कि एक प्रदेश के जितने भी सरकार में विधायक समर्थित है वो सबके सब मुख्यमंत्री हैं, सब अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री है, सबका खुद का मुख्यमंत्री सचिवालय चलता है, खुद पे फ़ोनों के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, फ़ोन पे मैसेज आते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, लेटर आएगा बाद में, आप जब चले जाओ पहले झोला उठाकर। और अधिकारियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनका उपयोग आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में किया जा रहा है, ये स्पष्ट है। और जिस प्रकार से आपने पूर्व में पूछा था कि राजस्थान ने
25 सांसद दिए तो 2023 आने वाला है, राजस्थान की जनता 3/3 से अधिक विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। तब गहलोत जी को पूछना कि राजस्थान में 25 सांसद भी दिए और आज 175 से अधिक विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को दिए, अब आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी ही संगठन है और संगठन ही नेतृत्व है और संगठन के कार्यकर्ता ही नेतृत्व करने वाले हैं। देखो ये सवाल को ये आप जानबूझकर ये सवाल मत पूछो। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दो व्यक्तियों से चलकर आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक पार्टी चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही सरकारें चलती है। जैसे सर पीएम का चेहरा है, जैसे सीएम का चेहरा वो पार्टी विचार करेगी भाई, ये मेरा काम थोड़ी है। हम तो आपने बात की तो 3 योजनाएं चल रही है केंद्र की, एक अमृत योजना और एक स्वावलंबी योजना जी, स्वरोजगार योजना, और तीनों ही 25 जून 2015 में लागू हुई, इनका शुभारंभ हुआ। नहीं आज धौलपुर में अगर देखें तो वो पूरा सिस्टम 25% भी उतना काम नहीं। देखो आयुष्मान भारत योजना 2019 में लागू हुई है, 17वीं लोकसभा के गठन के बाद। इसी लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2024 तक घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे। इस योजना का 26,000 करोड़ रुपया अभी तक राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार दे चुकी है। और आपने सर प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात की, उसमें 50% भी काम धौलपुर के अंदर नहीं हुआ। यही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ उस सवाल पूछना कि 26,000 करोड़ में से अब तक लगाए कितने, मैं बताऊँ 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ रुपए ही इन्होंने अभी तक खर्चा किया 3 साल के अंदर। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उस योजना के अंदर भी स्टेट और सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है और ये व्यवस्था है। ये कोई ये नहीं है कि वो दे रहे हैं या दे रहे हैं, ये तो देश की व्यवस्था है। ये अपना ये भैया नहीं लागू कर रहे। आयुष्मान भारत योजना आपके पड़ोस में चल रही है, आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में, आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश में। आप वहाँ जाकर देखिए कितने आवास बने, या राजस्थान में क्यों नहीं बने? क्योंकि ये जो केंद्र से पैसा आता है उस पैसे से तो ये अपनी जेबें भरते हैं, अपने अधिकारियों को तनख्वाह देते हैं। क्योंकि राजस्थान की स्टेट की जो कमाई है, जो राजस्थान की जनता की जो कमाई है, उसको तो ये लूटने का काम कर रहे हैं। और जो केंद्र से जो पैसा योजनाओं का आता है उससे ये अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने का काम करते हैं। क्योंकि राजस्थान प्रदेश को आज कंगाल गहलोत जी ने कर दिया है। योजनाएं इसलिए यहाँ पर लागू सही समय पर नहीं हो पा रही है। देखिए ऐसा है, महंगाई भारत में नहीं पूरी दुनिया में है और कोविड के बाद जो परिस्थिति आज पूरी दुनिया में बनी है, देखो लड़ना भी हमें है और जीतना भी हमें है। आज भारत ने कोविड के साथ लड़ा और हम जीते। इसी स्वरूप में महंगाई के साथ भी भारत लड़ेगा, क्योंकि दुनिया की परिस्थिति इस प्रकार की बनी है। कोविड आया, कोविड के बाद में रसिया यूक्रेन का युद्ध आया और भारत आज उन्नति के पथ पर है, आज चाहूँ और विकास है। तो जब घर में काम चलता है ना, तो परिवार के लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं मानता हूँ कि आज भारत उन्नति के पथ पर है। आज भारत सेना के जो अपने खुद के साजो सामान खुद निर्मित कर रहा है। आज भारत में चाहूँ और विकास, आज गरीबों को आवास भी तो उतने अधिक मिल रहे हैं, आज गरीबों को योजना भी तो उतनी अधिक मिल रही है, आज गरीबों को राशन भी तो उतना अधिक मिल रहा है, आज किसानों को सम्मान निधि भी तो मिल रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे हम उभरेंगे और हम सब भारतवासी मिलकर मेहनत करेंगे और जल्दी इस पर नियंत्रण होगा। अनेकों बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए डीजल के दाम भी कम किए हैं। अनेकों बार अलग अलग चीज़ों पे, चाहे बिल्डिंग कम भी किए ना, कम भी किए ना, कम भी किए ना, कम भी किए हैं। लेकिन राजस्थान में डीजल सबसे महंगा क्यों है? नहीं, राजस्थान में डीजल सबसे महंगा क्यों है? राजस्थान में किस चीज़ की सब्सिडी खत्म कर दी? नहीं, देखिए सब्सिडी जिनको आवश्यकता है उनको सब्सिडी भी मिलती है। कोरोना के समय, आप मेरी बात सुनिए, कोरोना के समय पर गरीबों को जो उज्ज्वला गैस के माध्यम से जिनको सिलेंडर मिला था, उनको सबको सिलेंडर फ्री दिया गया। ठीक है, उसके बाद में देश के लोगों से आह्वान किया गया कि जो सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दे। सरकार अब जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो सरकार आज सबके जन धन खाते खुले हैं,
सबके खाते में सीधा पैसा जाता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि सरकार के सबने हाँ बेरोजगारी रोजगार की बात करें तो जो वादे किए पूरे नहीं हुए अभी तक। वादे पूरे करने में लगे हैं और 100% वादे पूरे करेंगे और करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने कहा कि कोविड में हमें जीत हासिल कर ली है, बिल्कुल। लेकिन जो कोविड वैक्सीन लगाए हैं उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई कोविड के कारण, महंगाई यूक्रेन युद्ध के कारण और महंगाई जो है पूरे विश्व भर में है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं।